हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम जो है 17 तारीख से स्टार्ट है और एक बार फिर से हम आपको रिपीट करना चाहते हैं। देखिए, इससे पहले तो हम आपको इसका हिंदी के पैटर्न के बारे में बता चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, आपका एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और यह एग्जाम आपका पहला सब्जेक्ट है 17 तारीख को हिंदी। 17 तारीख से आपका हिंदी होने वाला है और हिंदी जो है आपके एग्जाम में जो है आपके मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपके मार्क्स को ऊपर डाउन करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदी। आपको अपने सपनों तक ले जाने में यह हिंदी सब्जेक्ट आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, पहले इसके बारे में जान लीजिए कि हिंदी का पैटर्न आखिर किस प्रकार रहता है, आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए, आपके एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट है और आपका पहला दिन जो है हिंदी में जो है 100 ऑब्जेक्टिव आता है। कितना? 100 ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें से 60 आएगा आपका किताब से और 40 आएगा आपका व्याकरण से। और इसमें इसमें आपको 100 में 100 नहीं बनाना है और केवल उतना ही बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 50, और केवल वही बनाना है जो आप जानते हैं। ये नहीं कि आप नहीं भी जानते हैं तो आप एक तरफ से बनाते जाइएगा। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं ऐसा, इसलिए आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आप किस प्रकार से बनाइएगा, आपके सामने एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और आप वही बनाइएगा जो कि आप जानते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में समझा दिए और चलिए आप सब्जेक्टिव की ओर जानते हैं, इसका पैटर्न सब्जेक्टिव में किस प्रकार रहता है। तो देखिए, आपका एग्जाम में जो 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। कितना का? 20 का गद्यांश पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में 4 गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको केवल और केवल 2 बनाना है। कितना? केवल और केवल 2 बनाना है और प्रत्येक गद्यांश 10 नंबर का रहता है। कितना का रहता है? प्रत्येक गद्यांश आपका 10 नंबर का रहता है। और हम आपको गद्यांश बनाने का तरीका बता दिए हैं कि आपको किस प्रकार गद्यांश बनाना है। तो आप इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको 20 नंबर आसानी से कवर हो जाएगा। क्योंकि गद्यांश एक ऐसा चीज है कि आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटता है। अगर आप सब्जेक्टिव का उत्तर देते हैं तो आपका उसमें कटने का चांस रहता है, दीर्घिकार, हर्षिकार, ध्रुवकार, हर्षुकार, लेकिन गद्यांश में ऐसा नहीं होता है और इसमें आपका आसानी से 20 नंबर कवर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है सब्जेक्टिव के तौर पे। और आगे देखिए, आगे 10 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। कितना का निबंध? निबंध 10 नंबर का पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में जो है निबंध 5 आएगा। 5 निबंध आएगा, जिसमें कि आपको केवल और केवल एक निबंध बनाना है और आपको उसमें 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? आपको उसमें से 10 नंबर कवर होता है निबंध में। 20 नंबर गद्यांश हो गया, 10 नंबर का निबंध हो गया, 5 निबंध आएगा जिसमें कि आपको एक बनाना है और 10 नंबर का होता है। तो 20 10 30 नंबर यह हो गया, 50 यह हो गया, 80 हो गया। और 5 नंबर का आपका लेटर आएगा। क्या आएगा? पत्र आएगा, जिसको कि हिंदी में पत्र कहते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो आप किसका एग्जाम दे रहे हैं? तो आप हिंदी का एग्जाम देते हैं तो उसमें पत्र बोला, उसको हिंदी में पत्र बोला जाता है। तो पत्र आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 5 नंबर का पत्र आएगा और आपके एग्जाम में 2 पत्र आएगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक बनाना है। कितना बनाना है? एक बनाना है। आपको 2 पत्र लिखा है, पत्र सॉरी, आपको जो है उसमें 2 पत्र रहेगा, अथवा में करके 2 रहेगा और आपको केवल और केवल एक बनाना है और एक उसमें से 5 नंबर आपका कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 नंबर पत्र लेखन हो गया। 10 नंबर का आपका सब्जेक्टिव, अर्थात कहने का तात्पर्य 2 नंबर का प्रश्न रहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 10 रहेगा, जिसमें कि आपको 5 बनाना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का रहता है। तो आपका उस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप 5 में 5 बना लेते हैं तो आपका 10 नंबर कवर हो जाएगा। तो 10 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। देखिए, 50 20 70 10 80 5 85, 10 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा और 5 नंबर का आपका सप्रसंग रहेगा। क्या रहेगा? सप्रसंग रहेगा, जिसको कि आप स्पष्ट कीजिएगा कि यह चीज, यह लाइन आपको किस चैप्टर से लिया गया है और उसका अर्थ लिखिएगा। तो हम आपके सामने लेकर के आए हैं आज निबंध और सप्रसंग। यह जो है निबंध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आएगा तो इन्हीं से आएगा और इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप हम पर विश्वास कीजिए कि इस पर से बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। जो भी आएगा इसी 10 में से आएगा, इसी 10 में से निबंध आएगा। हम आपके सामने आज निबंध लाए हैं और सप्रसंग लाए हैं। निबंध का 10 निबंध आपके सामने लाए हैं और एग्जाम में जो आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। और सप्रसंग भी हम आपके सामने 10 लाए हैं, सॉरी 8 लाए हैं और 8 में से इन्हीं में से एक आएगा और आपको एक ही बनाना है।
2 प्रश्न रहेगा और उसमें से एक बनाना है, और जो भी आएगा इससे आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि आपके एग्जाम में कौन सा निबंध पूछा जा सकता है और किस प्रकार से आपको बनाना है। हम आपको बनाने का तरीका भी बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से निबंध बनाइएगा। तो देखिए किस प्रकार से बनाइएगा, पहले यह देख लेते हैं कि निबंध में हम आपके सामने लेकर के क्या आए हैं। तो पहला देखिए निबंध में क्या है, निबंध में क्या है, पहला है आपका मेरे प्रिय खेल। क्या है, पहला नंबर है आपका मेरे प्रिय खेल। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आपका 10 नंबर यह हो गया और 5 नंबर से प्रश्न पूछा जाता है, और इस प्रकार से आपका 15 नंबर कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 नंबर आपका कवर हो जाएगा। 15 नंबर आपका कवर हो जाएगा। 10 नंबर का निबंध, 5 नंबर का सप्रसंग है। देखिए पहला में क्या है, मेरे प्रिय खेल, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे आप किस प्रकार से निबंध लिखिएगा। 1 नंबर का आपका प्रिय खेल हो गया, 2 नंबर में आपका होली है, और 3 नंबर में आपका दिवाली हो गया। यह सब आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिए। 4 नंबर में क्या है, खेल के महत्व, खेल के महत्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 5वां है मेरे प्रिय शिक्षक। क्या है, मेरे प्रिय शिक्षक। 6ठा है आपका आतंकवाद। क्या है, आतंकवाद। 7वां है आपका बेरोजगारी समस्या और समाधान, बेरोजगारी समस्या और समाधान। और 8वां है समाचार पत्र ज्ञान का सशक्त साधन। 9वां है आपका बसंत ऋतु। क्या है, बसंत ऋतु। और 10वां है बढ़ती जनसंख्या। क्या है, बढ़ती जनसंख्या। यह आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट वीवीआई आप इन 10 में लगा लीजिए। क्या कीजिए, मोस्ट वीवीआई इन 10 में लगा लीजिए। आएगा तो इसी से आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। और इसमें जो है आप एक और ऐड कर लिए, ऊपर से ऐड कर लीजिए, मगर इनको आपको देख करके जाना है, इनको आपको देख करके जाना है तो जाना है। तो देखिए ऊपर से एक ऐड कर लीजिए आप, क्या, पर्यावरण, पर्यावरण एक ऐड कर लीजिए। आपको यह 10 देख करके जाना है तो देख के जाना है, और एक झलक इसके पे भी देख लीजिएगा। तो देखिए आप किस प्रकार से निबंध लिखिएगा। हम आपको तो 10 निबंध दे दिए, लेकिन आप लिखिएगा किस प्रकार से निबंध। तो देखिए हम आपको लिख करके बताएंगे, समझा के बताएंगे आप किस प्रकार से लिखिएगा, ताकि आपको 10 में से 10 नंबर दे। 10 में से 10 नंबर किस प्रकार से मिलेगा, देखिए जैसे हम आपके सामने लिख करके लाए होली पे, यह है 2 नंबर का होली। क्या है, होली पे निबंध। होली पे निबंध किस प्रकार से लिखिएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, एक तरफ से लिखते चले जाता है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा इसलिए नहीं कियो, ऐसा इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें आपका नंबर कटने का चांस रहता है। तो आप किस प्रकार से लिखिएगा, तो आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। किस प्रकार से लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, जिस प्रकार से हम लिख करके लाए। देखिए अगर आपके प्रश्न में अगर पॉइंट वाइज दिया हुआ हो तो आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, अगर ना भी दिया हो तो भी आप लिखिएगा, ना भी दिया हो तो भी आप लिखिएगा। किस प्रकार से, पहला आप भूमिका के बारे में लिखिएगा। जैसे हम होली पे निबंध लिख रहे हैं तो इसकी भूमिका, भूमिका का क्या तात्पर्य है, भूमिका का तात्पर्य है कि यह किस प्रकार से होली भूमिका निभाता है, त्योहार के तौर पे किस प्रकार से भूमिका निभाता है, कहने का तात्पर्य है। पहले इसके बारे में लिखिएगा। मेन पॉइंट आपको भूमिका में लिखना है। किसमें लिखना है, मेन पॉइंट इसमें आपको भूमिका में लिखना है। पहले इसमें जानिए, भूमिका में आपको मेन पॉइंट लिखना है, इसमें भूमिका में समझ गए। और एक यह है उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है, होली के अंतिम, कहने का तात्पर्य है होली में जो है अंतिम समय में क्या होता है उसको हम उपसंहार में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, उपसंहार में लिखेंगे। अंतिम समय के, अंतिम समय को होली के जब समाप्त होने वाला रहता है, कहने का तात्पर्य है शाम के टाइम में जो होता है उसके बारे में लिखना है। होली में अंतिम चीजों के बारे में लिखना है। बाकी आप बीच में कोई भी लाइन आप बना के लिख सकते हैं, कोई भी लाइन आप बना के लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लिख करके लाए हैं आपके सामने। जैसे में भूमिका में क्या है, देखिए भूमिका में होली उल्लास एवं रंग और मस्ती का त्योहार है। क्या है, होली उल्लास एवं रंग का मस्ती त्योहार है, मस्ती त्योहार है। होली में क्या होता है, होली में उल्लास होता है। जब होली आता है तो उल्लास आता है, चारों ओर खुशियां छाई हुई रहती है, चारों ओर रंग फैला हुआ रहता है, लोग रंगों से होली खेलता है। उसके बाद होली का आरंभ बसंत पंचमी से ही होता है।
होली का आरंभ जो है, होली कब आरंभ होता है? तो बसंत पंचमी की शुरुआत से ही। देखिए, जिस प्रकार सरस्वती पूजा जो है बसंत पंचमी में शुरुआती होता है, वही जो है उसी प्रकार से होली का शुरुआत भी बसंत पंचमी से ही हो जाती है। होली का आरंभ बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। पेड़ पौधे हंसने लगते हैं, मलयानिल पर्वत से आती बसंत हवा, तन में नई ऊर्जा, मन उमंग भरने लगती है। गीत के बोल उभरने लगते हैं, चारों ओर ढोल बाजे बजने लगते हैं, बाजे बजने लगते हैं, डीजे बजने लगते हैं। घरों में, खलिहानों में, चौपालों में ढोल बजने लगते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया अभी। झाल झनझनाने लगते हैं। झाल देखे होंगे आप, दोनों हाथों में जो बजाते हैं, झाल लेकर के बजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? झाल बोलते हैं। जो झनझन करता है उसको क्या बोलते हैं? झाल बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ, झाल झनझनाने लगते हैं। बाहर गए लोग घर आने लगते हैं। जो बिहारी लोग बाहर जाया करते हैं कमाने के लिए, वो भी होली में घर आने लगते हैं। देखिए, हम जो लिख करके लाए भूमिका में, जरूरी नहीं है कि हम आपके सामने जो लिख करके लाए हैं आप वही लिखिए। आपको जो मेन पॉइंट लगे वो आप भूमिका में लिखिए। जो आपको लगे आप अपने मन से लिखिए, दिल से लिखिए। अगर आप अपने मन से लिखिएगा तो आपको आसानी लगेगा बनाने में, या नहीं कि आप रट के जाइएगा तो आप एग्जाम में भूलने का चांस रहता है। इसलिए आप समझिए, आप समझ के लिखिएगा तो आप आसानी से कोई भी चीज लिख सकते हैं। देखिए, आप दूसरा पॉइंट क्या है? अंत कथा। अंत कथा, अंत कथा। फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। लोग महीनों पहले से ही लकड़ी लाकर इकट्ठा करते हैं और नियत समय पर लकड़ियों के ढेर पूजा कर उसमें आग लगा दी जाती है। इसमें क्या होता है, आप कहानी सुने होंगे कि प्रहलाद नाम का एक लड़का था जो कि विष्णु भगवान का पुजारी था। वो लड़का विष्णु भगवान को पूजा करता था और होलिका होलिका को, इसमें होलिका का वर्णन किया गया है क्योंकि होलिका जो है प्रहलाद को जलाने का, कहने का तात्पर्य है खत्म करने का प्रयास करता है, इसको जला देना चाहता है और इसको जो है आगे में लेके बैठ जाती है। और होलिका के पास ऐसा चादर था कि उसको आग से बचाता था। और अचानक आंधी तूफान आ जाता है और होलिका का चादर उड़ के प्रहलाद के शरीर पे चला जाता है और परदाल बच जाता है और होलिका का दहन हो जाता है, होलिका जल जाती है। इस प्रकार से होलिका दहन मनाया जाता है। यह सुने हैं, कहानी में बताया गया है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होली मनाया जाता है। तो फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। लोग महीनों पहले से ही लकड़ी लाकर इकट्ठा करते हैं और नियत समय पर लकड़ियों के ढेर पूजा कर उसमें आग लगा दी जाती है। किसान अपने खेतों के नए अन्न लाकर इसमें गर्म कर आपस में बांटकर खाते हैं। अगला पॉइंट है महत्व। इसका क्या महत्व होता है? दूसरे दिन होती है, दूसरे दिन होती है होली। होली जो है दूसरे दिन होती है, दूसरे दिन होली दूसरे दिन होती है। पहला दिन होली का, दूसरा दिन होली। होली दूसरे दिन होती है। रंग और गुलाल यह विशेष दिन होता है। रंग और गुलाल का यह विशेष दिन होता है। सवेरे रंगों से होली खेली जाती है, दोपहर के बाद गुलाल की बारी आती है। हंसी मजाक और दौड़ चलता है, ठिठोली होती है। रंग और गुलाल डालकर लोग परस्पर गले मिलते हैं और जब शाम का समय होता है तो लोग बड़ों को उनके पैरों पर गुलाल धरकर उसको आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं। यह हमारी बिहारी परंपरा है। क्या है? होली खेलने का यह बिहारी परंपरा है। और अगला पॉइंट है आपका उपसंहार। उपसंहार में हम क्या बताए थे कि होली के अंतिम चरण को इसमें लिखना पड़ता है। होली के अंतिम चरण को उपसंहार में लिखना पड़ता है। तो होली हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। कृषि प्रधान देश का कृषि कर्म की संपन्नता का संस्कृति पर्व। आइए इसे पूरी गरिमा से मनाए। इस प्रकार से हम तरीका बताए कि आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको पॉइंट वाइज लिखना है। किस प्रकार से लिखना है? पॉइंट वाइज लिखना है। अगर आपके एग्जाम में दिया हुआ हो तो आप लिखिए, अगर ना दिया हो तो आप पॉइंट बना के लिखिए। आपको जो है यह पॉइंट आपको होना ही होना है। भूमिका पहला पॉइंट आपका होना ही होना है और अंतिम पॉइंट आपका उपसंहार होना ही होना है। बीच में आप कोई भी पॉइंट बना के लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंतिम और शुरू में यह दोनों पॉइंट आपका होना अनिवार्य है। आप कोई भी निबंध लिखिए, चाहे प्रिय खेल पे लिखिए, चाहे होली पे लिखिए, या दीपावली पे लिखिए, या खेल के महत्व पे लिखिए, किसी पर भी आप लिखिए, उससे तात्पर्य न है। तात्पर्य क्या है? आपको पहला पॉइंट बना के भूमिका और अंतिम पॉइंट उपसंहार बना के लिखना है तो लिखना है।
बीच में आप कोई भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको लिखने का तरीका बता दिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप इन 10 को एक बार देख लीजिएगा, या आपको जो है यह 10 अगर एग्जाम में आएगा निबंध तो इसी 10 में से आएगा, और इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गारंटी के साथ कहते हैं। तो देखते हैं अब अगला सप्रसंग। सप्रसंग हम आपके सामने लाए हैं, 8 सप्रसंग है, आएगा तो इसी से आएगा। क्या आएगा? इसी से आएगा। हम आपको लिख करके बताएंगे, समझा करके बताएंगे कि सप्रसंग क्या होता है और इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। हम आपको निबंध के बारे में बता दिए कि आपके सामने जो लाए हैं 10 निबंध, या आपके लिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम आपको लिखने का तरीका भी बता दिए हैं। आप देखते हैं सप्रसंग। अगर आप इस क्लास को एक बार देख लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में 15 नंबर कवर कर सकते हैं। 10 नंबर आपका निबंध का हो गया और 5 नंबर आपका सप्रसंग हो गया। इस प्रकार से आपका 15 नंबर कवर हो जाएगा आसानी से। समझ गए? तो निबंध बता दिया। अब देखते हैं सप्रसंग। सप्रसंग में हम आपके सामने 8 प्रश्न लेकर के आए हैं, और आपके लिए ये 8 प्रश्न बहुत मोस्ट, इसके आगे भी आप मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए। क्या कीजिए? मोस्ट वीवीआई लगाइए, क्योंकि यह आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। हम आपके सामने पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसका प्रसंग लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट क्या करता है? इसको छोड़ के निकल जाता है। क्या करता है? छोड़ के निकल जाता है, जो कि उसको बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए आप इसको छोड़ के नहीं निकलिएगा, क्योंकि यह बहुत बनाने में आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप कहानी सुने हुए होंगे तो आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं कि यह किस कहानी किस पार्ट से लिया गया है, और उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। तो देखिए पहले पढ़ते हैं आपके सामने, उसके बाद हम आपको लिख करके बताते हैं। पहले आप एक तरफ से 8 पढ़ लेते हैं। तो पहले नंबर में क्या है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। पहला में क्या है आपका? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। या किस पार्ट से है? किस पार्ट से है? देखिए भाग 2 नलिन बिलोचन शर्मा से है। किससे है? नलिन बिलोचन शर्मा से है। दूसरा है स्वर्ण सस्य पर तल, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहुजना सहिष्णु मन कुंठित। ये क्या है? दूसरा स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। यह किस पाठ से है? यह आपका सुमित्रा नंदन पद रचित भारत माता से। किससे है? भारत माता, जो आपकी किताब का पदखंड का चैप्टर है। किसका? पदखंड का चैप्टर है। तीसरा क्या है? काशी संस्कृति की पाठशाला। यह किससे है? यह आपका नौबत खाने में इबादत, उससे यह लाइन लिया गया। किससे लिया गया है? नौबत खाने में इबादत से लिया गया। और चौथा है आपके सामने, और पास से देख परछाई दिखती है। यह किस पार्ट से है? यह आपका मछली पार्ट से है। किस पार्ट से है? मछली पार्ट से है, जो कि पदखंड का भाग है। किसका भाग है? मछली। किससे लिया गया है? मछली से लिया गया है। मछली से लिया गया है। और यह आपके गोदली भाग 2 के किस चैप्टर से है? किस खंड से है? पदखंड से। किस खंड से है? सॉरी, गदखंड से है। और 5वां है आपके सामने, यहाँ एक ते दूसरो आंख नहीं। यह किस पार से लिया गया है? यह आपका लिया गया अति सुधो स्नेह मार्ग। अति सुधो स्नेह मार्ग है, उससे लिया गया, उस पार से लिया गया। छठा है आपके सामने में, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार कीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात करती है, इस दृष्टि से आपको बहादुर कहानी सुने हैं, जो कि अमरकांत जी का है, और यह गदखंड का भाग है। तो इस पर जो है आपको लाइन लिखना है, स्पष्ट करना है यह इसका अर्थ क्या होता है। और 7वां है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर इसका अभिप्राय स्पष्ट करे। यह किस पाठ से है? यह आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा रचित, इस पाठ से लिया गया। किस पाठ से? नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे लिया गया है। समझ गए? तो 8वां है और अंतिम है, सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, जो राह समय के रथ पर घर्रर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्ति किस अर्थ, इसका जो है अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप क्या समझते हैं, इस किस पाठ से लिया गया है? यह आपका जनतंत्र पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? जनतंत्र पाठ से। तो हम आपके सामने 10 लाए थे, और हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे कि आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। तो चलते हैं आगे। देखिए पहला है आपके सामने, जो हम आपको बताया, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न दीजिएगा, उसके बाद उत्तर लिखिएगा। किस प्रकार से लिखिएगा? तो ध्यान से देखिए।
ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो इसका सप्रसंग किस प्रकार से लिखिएगा, देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में संकलित नलिन विलोचन शर्मा की कहानी 20 के दांत शीर्षक कहानी से प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। तो देखिए यह जो हमारे 10th क्लास में जो पाठ है हिंदी का जो भाग है वह गोधुली का भाग 2 है। कौन सा है, गोधुली का भाग 2 है। और यह जो है गदखंड का भाग है। किसका भाग है, गदखंड का भाग है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर डाकू चोरी किस पाठ से है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत। 20 के दांत क्या है, यह आपका गदखंड का भाग है। 20 के दांत यह आपका गदखंड का भाग है। तो इसको किस प्रकार से हल कीजिएगा, पहले आप लिखेगा यह पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में संकलित नलिन विलोचन शर्मा की कहानी 20 के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत है। पहले आप इसके बारे में आसानी से लिखिएगा कि किस किताब से लिया गया है, यह किसका भाग है, इसकी रचयिता कौन है और यह किस पाठ से लिया गया है। तो आपको शुरू में इसके बारे में इस लाइन को आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको यह पाठ लिखना पड़ेगा। समझ गए, क्या लिखना पड़ेगा आपको, यह किस भाग से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और यह किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, यह आपको शुरू में लिखना है। उसके बाद आप जो इसके बारे में कहानी सुने हैं, कौन सा, 20 के दांत के बारे में अगर आप कहानी सुने होंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं आगे। सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते, उसका कहना नहीं मानते, बुरी हरकतें करते और मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, वही आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ऐसा आपके कहानी 20 के दांत में बताया गया है। तो आप अगर कहानी सुने होंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आप समझ गए किस प्रकार से लिखिएगा। पहले आपको इस कौन सा भाग से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, किस पाठ से लिखा गया है, पहले ये आपको शुरू में हेडलाइन में 4 लाइन में आपको लिखना है उसके बारे में। उसके बाद 5 लाइन आपको इस कहानी के बारे में लिखना है, इसका तात्पर्य क्या है। ऐसे ही लड़के या कौन बोले थे, या सेन साहब बोले थे, किससे बोले थे, सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, बुरी हरकतें करते, मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, वही आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा है, हम आपके सामने 2 लिख करके आए हैं, 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिख करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इनको जो है, हम आपको 10 निबंध बताए, 8 सप्रसंग है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इन्हीं से आएगा, इससे आएगा, इन्हीं से आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप इनको ध्यान पूर्वक देखिए। आप जब एग्जाम देने जाइएगा उस टाइम भी आप एक बार उनको जरूर देखिएगा, इस बार भी आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए आप इनको जरूर देखिएगा। दूसरा है, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णुता मन कुंठित। तो किस पाठ से है, यह देखिए, यह भारत माता पाठ से है। किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत। किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, जिसका नाम है भारत माता। तो यह पंक्ति किससे लिया गया है, भारत माता से लिया गया है। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णुता मन कुंठित। तो पहले आपको लिखना है, तो हम आपको बताए हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से उद्धृत है। उद्धृत करने का तात्पर्य है कि यह उद्धृत लिया गया है। कहां से लिया गया है, यह जो पंक्ति है, यह जो लाइन है, कहां से लिया गया है, भारत माता से लिया गया है। कहां से लिया गया है, भारत माता से लिया गया है। और इसकी रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पर। आप इतना लाइन में लिखिएगा, एक लाइन। उसके बाद आगे, कवि इन पंक्ति में पराधीन भारत का उल्लेख करते हैं। पराधीन भारत कहने का क्या है, पराधीन मतलब जब गुलाम थे, जब भारत देश गुलाम थे, उन्हीं को पराधीन कहा जाता है। पराधीन भारत का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भारत के खेतों में बहुमूल्य अनाज उत्पन्न होते हैं, किंतु इसके लोग विदेशियों के पैरों रोंदे जा रहे हैं और धरती की भांति सहिष्णु लोग कुंठा में जी रहे हैं। सहिष्णु लोग कुंठा में जी रहे हैं, ऐसा कहना है इस लाइन से। किसका, सुमित्रा नंदन पंत जी का। और किस पाठ से लिया गया, भारत माता से। इस प्रकार से आपका समाप्त होता है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको उम्मीद रखिए कि आपका 15 नंबर कवर हो जाएगा, 15 नंबर आपका कवर हो जाएगा। अगर साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, जम के शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि वह भी इस वीडियो को देख करके
आसानी से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके और अपने सपने को साकार कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।